What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है 1 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ में, और ये आप लोगों के गोल के पास ले जाने में बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी। बोला गया कि एक नया मंथ जो आता है वो एक नया जोश लेके आता है, पर लेकिन टारगेट हमारे पास में पुरानी होते हैं, एक आशा नहीं होती है। यानी कि न्यू मंथ न्यू जोश, ओल्ड टारगेट और न्यू होप। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओल्ड टारगेट, यानी कि हमेशा एक बार अगर आप लोगों ने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया उसको फॉलो करो, भले ही कोई मंथ, कोई दिन या फिर कोई साल क्यों ना चेंज होता रहे, आप लोगों का टारगेट वही रहना चाहिए। अगर जिंदगी में लग रहा है कि उस टारगेट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपना रास्ता बदलो, ना कि टारगेट बदलना है। हो सकता है आप लोग गलत रास्ते पर निकल गए हो, तो आप लोगों को अपना रास्ता देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता सही है, ताकि अपने टारगेट को अचीव करने में आप लोगों को हेल्प करे। तो मैं आशा करता हूं कि पूरा महीना आप लोगों का ये जोश से भरा हुआ होगा, और हर एक काम जो भी आप लोग करेंगे वो पूरे जोश के साथ में करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम भी आप लोगों के पास में आ रहे हैं, तो अच्छे से कोशिश करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के चीजों को आगे लेकर चलो। सारी चीजें जो हैं वो अब आप लोगों के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट पर आकर कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि हेल्थ खराब होगी तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए हेल्थ और पढ़ाई दोनों पैरेलल में लेकर चलनी है। और एक अच्छी बात यह है कि आज महाशिवरात्रि भी है, तो देखिए कितने शानदार तरीके से आप लोगों के महीने की शुरुआत हो रही है। तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल एसएलवी फैमिली, और आप लोगों के परिवार को भी पूरा एक अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। देखो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, और ये कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है ना तो फिर पूरी चीजें अच्छी चलती रहती हैं। तो कोशिश करना कि अपनी एक अच्छी स्टार्ट लेकर चलना इस महीने की, और देखना कि पिछले महीने में क्या क्या गलतियां की हैं। अच्छा, इस महीने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नया करना चाहते हैं, लास्ट महीने में जो आप लोगों को लगा वो कमी थी, तो वो भी आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और कोशिश करना वीडियो के खत्म होने के बाद में 1 मिनट आंख बंद कर पूरी वीडियो को रिकॉल करने की कोशिश करना, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ताकि उसको आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओ। और हर महीने का अपना टारगेट रखा करो कि क्या क्या आप लोगों को अचीव करना है। इससे आप लोगों की पढ़ाई जो है बड़ी ही उम्दा डायरेक्शन में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी, और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर काफी शानदार डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले आप लोगों के यहाँ पर हम लोग दोनों चीजें कवर करके चलूंगा, थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ चीजें रहेगी, यानी कि मिक्स वेज। तो आज मिक्स वे रहेगी, तो एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस जो है वो कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूक्रेन के बारे में है, तो उसी के पैटर्न पर कई सारे न्यूज एनालिसिस भी हैं, तो उनको कवर करेंगे। इसी के साथ में जैसे रेगुलर 2 क्वेश्चन देता हूं आंसर राइटिंग के, इसी के साथ में आप लोगों को एमसीक्यू मिलेंगे जो कि प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाएंगे, और आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव करने का काम करेंगी। कुछ वोकैबुलरी आप लोगों को दूंगा जिसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो पूरा शानदार ये डिस्कशन रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद में अगर कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि यहां पर डाउट था, फिर उसको क्लियर किया जाएगा। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। अगर लगेगा डिस्कशन सुनने के बाद में यार इसकी तो पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन आप लोग दे सकते हैं। और जब आंसर राइटिंग दूंगा तो आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग को आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, जिससे कि आप लोग हर एक बच्चा जो आंसर लिख रहा है वहां पर आप लोग उसके साथ में अपना आंसर कंपेयर कर सके। कई सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है, ना कि बस ऐसे ही बस प्रीलिम्स तैयार कर लिया और छोड़ दिया। आधा घंटा भी कम से कम आंसर राइटिंग को दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। कम से कम कंटिन्यूअसली देते रहिए। और इसी के साथ में नोट्स अगर चाहिए और आप लोगों को डेली एक आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो एसएलवी पीडिया चैनल है। तो ये 3 चैनल है जिनको आप लोग ज्वाइन कर अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अब एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करूंगा। पहले जान लेते हैं कि दुनियादारी में यूक्रेन को लेकर कल क्या क्या घटनाएं घटी, जिससे कि आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और हमारे देश में क्या चीजें देखने को मिली इससे रिलेटेड, और उसमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है यूक्रेन जो है आज के डेट में बुरी कंडीशन में फंसा हुआ है, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, और लगभग अभी यहाँ पर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि हफ्ता होने वाला है जिस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन चल रही है। तो उसके चलते यूएन के द्वारा बोला गया कि इसको रोकना पड़ेगा। तो तुम बोल ही सकते हो, रोक तो पाओगे नहीं, तो बोलने रहने में कुछ होता भी नहीं है। एक तरीके से यूएन जो है वो बिल्कुल ऐसा है जिसके पास में ताकत नहीं है, ऐसी बॉडी आप लोग बोल सकते हैं। उन्हें बोलते हैं कि टूथलेस टाइगर, यानी कि एक ऐसा टाइगर जिसके दांत नहीं है, काट नहीं सकता। बस टाइगर क्या बोले, बस बोला क्या जाए, भौंक सकता है, ये बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। फिलहाल जो है रसिया और बेसिकली यूक्रेन के बीच में मीटिंग की जा रही है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, पर लेकिन अभी कोई ऐसा ढंग का सटीक निकल नहीं रहा रिजल्ट जिससे लगे कि सॉल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो यूक्रेन रसिया जो है यहाँ पर अभी देखते हैं कैसे आगे चीजें बढ़ने वाली है। यूएन जनरल असेंबली के अंदर भी यहाँ पर जब मीटिंग होगी उसमें मिलेंगे,
तो क्या क्या चीजें आगे चलेंगी, तो बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो बन सकता है, याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है हमारी कंट्री के द्वारा चलाया गया अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए। और ये जो ऑपरेशन गंगा है उसके चलते अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के 4 मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा काफी एक सराहनीय स्टेप आप लोग बोल सकते हैं उनके द्वारा उठाया। 4 मिनिस्टर को भेज दिया अलग अलग कंट्री में। इसके चलते अपने देश के जितने भी नागरिक हैं वहां पर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको वहां से निकाला जाएगा। 4 जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं उनके नाम आप लोग याद रखते हैं। एक है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो यहाँ पर इनको भेजा गया रोमानिया। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये यूक्रेन है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग बात करेंगे तो रोमानिया, तो आप लोगों को यहाँ पर रोमानिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से अगर कोई बॉर्डर तक पहुंच जाता है तो फिर बॉर्डर तक उसको लाकर अपने देश में हम लोग लेकर आ सकते हैं। सेकंड नंबर के जो मिनिस्टर भेजे गए हैं उनका नाम है यहाँ पर किरण रिजिजू। ठीक है, ये रोमानिया और इसी के साथ में मालडोव, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 जो है वो इनके अंडर में रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर किरण रिजिजू जी, उनको भेजा गया स्लोवाकिया। ठीक है, तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये हो गया पड़ोस में स्लोवाकिया, जहां पर किरण रिजिजू को भेजा गया। इसी के साथ में हरदीप सिंह पुरी जी को भेजा गया हंगरी। तो हंगरी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इनको हंगरी भेजा गया हरदीप सिंह पुरी, और जनरल वीके सिंह को भेजा गया है कहां पर, पोलैंड। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इनको बोला गया है पोलैंड। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी टीम जो है मोदी जी के द्वारा बिछा दी गई है यूक्रेन के आसपास, ताकि अपनी कंट्री के सिटीजन को हम लोग वहां से निकाल कर लेकर आ सकें। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। हमेशा लोकेशन को मैप में अच्छे से निहारिए है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिले। यूक्रेन के नीचे छोटा सा ये जो रीजन दिख रहा है ब्लैक सी के जस्ट ऊपर, ये क्रीमिया है, जो कि रशिया के द्वारा 2014 में हथिया लिया गया था, जहां से मेन मुद्दा स्टार्ट हुआ था। और आज यहाँ पर पहुंच गया कि रशिया के द्वारा अटैक तक कर दिया गया यहाँ पर। तो ये आसपास वाले जो देश हैं इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर रखिए, क्योंकि हमारी कंट्री का अब रिलेशन इनके साथ में हो गया है। अपने सिटीजन को वहां से निकालने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई जो की है उसके चलते यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर कल वीडियो के नीचे भी मैं देख रहा था, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर, जब मैंने पढ़ाया था ना कि ऑपरेशन गंगा के बारे में, कह रहा था कि सर एक मूवी का टाइटल और मिल गया, आगे इसके भी ऊपर एक मूवी बनाई जाएगी। ठीक है, तो वो एक्टर कौन होगा जो मूवी बनाएगा, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं कि कौन एक्टर यहाँ पर मूवी बनाएगा इसके ऊपर। एक ही है फिलहाल तो जो मार्केट में चल रहा है, तो आप लोग उनका नाम बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है उसकी जगह कोई और होना चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये माना जा रहा है लगभग 352 के करीब लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। और इसी के साथ में हमारी कंट्री के लगभग 20,000 के करीब यहाँ पर बच्चे थे, उसमें से 2,000 के करीब रिटर्न आ चुके हैं। ये मतलब जो भी सिटीजन या फिर बच्चे बोले। इसी के साथ में जो रूबल है, जो कि रशिया की करेंसी है, उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है, आप लोग देखकर हैरान रहेंगे कि कहां पर जाकर रूबल रुक रही है। मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को भी बताऊंगा इसके बारे में किस तरीके की रूबल की खस्ता हालत हुई है, जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे कि लड़ाई जब होती है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक देश को नुकसान पहुंचाती है, वो उसको भी नुकसान पहुंचाती है जो जीत रहा है, और जो हार रहा है उसकी तो ऐसी तैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, कहानी खराब हो जाती है। तो ऐसी कम तैसी बन जाती है सबकी, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी दिखाऊंगा आप लोग क्या क्या खस्ता हालत हो रखी है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीजें जैसे आप लोग यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो रशियन रूबल है वो हिस्ट्री में सबसे लो लेवल पर चल रही है। $1 में 108 रशियन रूबल ले सकते हैं आप लोग। समझ रहे हैं कितनी बुरी कंडीशन हो गई है। अगर हमारी कंट्री की रुपी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री की जो रुपी है वो 75 पर यहाँ पर आ गई है, जो कि लगभग 73 के करीब हुआ करती थी। हमारी कंट्री की रुपी क्यों गिर रही है यहाँ पर, बेसिकली अगर फिलहाल बात करें इस लड़ाई की वजह से, तो वो भी आप लोग अभी समझ पाएंगे। यहाँ पर उसका रीजन अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। लगभग यहाँ पर अगर बात करें आज की डेट में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ₹1 में आप लोग 1.42 रूबल ले सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अगर ₹1 देंगे तो उसमें इतनी रूबल ले सकते हैं। यानी कि कल को चलकर अगर यहाँ पर कोई रशिया के अंदर घूमना जाना चाहता है तो यहाँ पर कम पैसे लेकर भी आप लोग जिंदगी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो उसी के चलते खस्ता हालत अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारा क्यों यहाँ पर खस्ता हालत हुई, हमारा रुपी क्यों डाउन हुआ, तो आप लोगों को पता है हम लोग काफी लार्ज स्केल पर क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं, जो कि लगभग $100 पर बैरल हो गया है। एक बैरल में अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को पता है, कई बार मैंने बताया भी है, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो एक बैरल में लगभग 158 के करीब लीटर आप लोगों को तेल देखने को मिलता है। ये डेटा है जो आप लोग याद रख सकते हैं।
और रूबल जो है उसकी खस्ता हालत इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया भर के सैंक्शन चारों तरफ से लग चुके हैं आज की डेट में रसिया के ऊपर। तो आज की डेट में जो सिटीजन है वो लंबी कतारें लगाए खड़े हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी हाई बढ़ चुकी है कि लोगों को दाल रोटी दूध और ये सब चीजें लेने में भी अब लाले पड़ने वाले हैं, यानी कि उनकी और ज्यादा खस्ता हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में कंडीशन क्या होगा वो देखने वाला है, पर लेकिन रिजल्ट यही है कि नेगोशिएशन से यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। इसके अलावा कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, एक एडिटोरियल यहाँ पर दे रखा है जिसमें यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रही है आज के में यूक्रेन की, उसकी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। और फिलहाल जो ब्रिक डिक्लेरेशन था यहाँ पर, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके भी बेसिकली जो प्रॉपर पैटर्न था, एक प्रॉपर जो उसका नहीं बोल सकते हैं आप लोग, जो चार्टर था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका भी वॉयलेशन अभी यहाँ पर किया जा चुका है रशिया के द्वारा। और इसके चलते आगे कहां तक कंडीशन होने वाली है वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। आने वाले टाइम में और ज्यादा बुरी हालत देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन अगर देश में हमारी बढ़ता है तो हमारी कंट्री पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये बातें हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, हमारा देश जो है यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहा है, यानी कि हेल्प करने के लिए यूक्रेन में कई सारी हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, खासकर मेडिसिन वगैरह। और ये अपनी इच्छा से नहीं, यहाँ पर उनके जो बेसिकली वहां पर एम्बेसडर वगैरह हैं या फिर उनके जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो हेल्प के लिए गुहार कर रहे थे, जिसके चलते हमारे द्वारा यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। और हमारी कंट्री के सिटीजन को निकालने में वहां पर उनकी जो कंट्री के जो बेसिकली जो एक तरीके से फोर्सेज वगैरह हैं उनके द्वारा कई सारी अभी ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि र्यूमर पर ज्यादा ध्यान न रखते हुए चीजों को आगे लेकर चला जाए। अभी एक और आर्टिकल है इसी से रिलेटेड, बोला जा रहा है कि इंडिया अब देखते हैं क्या करेगा। क्यों यहाँ पर ये बात बोली गई है बेसिकली जर्मनी के साइड से। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि क्या इंडिया अभी भी यहाँ पर यूएन के अंदर सपोर्ट करेगा रशिया को, तो ये देखने वाला मुद्दा होगा। तो बोला जा रहा है कि वो आशा कर रहे हैं कि इंडिया जो है अब अपना जो पैटर्न है वो चेंज करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर एब्सटेन हम लोग कर गए थे, रशिया के खिलाफ में हम लोगों ने वोट नहीं डाला, तो उसके चलते अभी बात की जा रही है। तो एक और न्यूज यहाँ पर, सारी न्यूज स्टार्टिंग में यूक्रेन की बताता हूँ, फिर डिटेल में आगे लेकर चलेंगे। एक और न्यूज जो काफी ज्यादा देखने को मिली और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, यहाँ पर रशिया के अटैक में यहाँ पर AN-225 ये एयरक्राफ्ट है जिसको यहाँ पर मारिया का नाम भी दिया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये दुनिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन है, यानी कि सामान को लाने ले जाने वाला सबसे बड़ा प्लेन जो है यहाँ पर ये रशिया के अटैक में यहाँ पर अभी हतोहत हो गया है यहाँ पर, जिसके चलते ये कंडीशन देखने को मिली। पहली बार 1988 यानी कि 1988 में यहाँ पर इसको उड़ाया गया था। तो ये सिचुएशन की वजह से यहाँ पर अभी बातें निकल कर आ रही है। नाम इसका वैसे AN-225 एयरक्राफ्ट है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें पूरा नाम यहाँ पर एंटोनोव बेसिकली AN-225 है और इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मारिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग याद रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके ऊपर अटैक किया गया जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी खस्ता हालत हो चुकी है। तो ये इसीलिए यहाँ पर न्यूज में है। इंडिया के अंदर भी ये हैदराबाद में भी लैंड किया था 2016 में। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं है, तो हमारे देश में भी ये विजिट कर चुका है। कई सारी और कंट्री में यहाँ पर सामान पहुंचा चुका है। ये अफगानिस्तान से जब सामान ले जाने की बात आई थी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर, तो काफी बड़ा रोल इसका यहाँ पर भी रहा, तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में था। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। लगभग 6 इंजन थे इसके अंदर और 84 के करीब मीटर लॉन्ग आप लोगों को यहाँ पर ये लंबा देखने को मिलेगा, यानी कि 6 इंजन और 84 मीटर लंबा। सोचकर देखिए, जब 100 मीटर की रेस आप लोग करते हैं तो आप लोग कैसा देखने को मिलता है कि अच्छा ये 100 मीटर की रेस होगी। तो ये 84 मीटर लंबा है यहाँ पर, तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर क्या देखने को मिला। वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। पूछ लेंगे मारिया क्या था, ठीक है, तो कोई एक रोबोट था या फिर क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और हाँ, अपना फीडबैक जरूर देख लो। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने, तो ये सारी चीजें आप लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश क्या करो, जैसे कि मान लीजिए 40-50 हजार लोग वीडियो देख रहे हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करो यार 10 हजार के करीब लोग जो है अपना थम्स अप दो। इससे वीडियो का फीडबैक जाता है बेसिकली यूट्यूब को कि कैसी है ये वीडियो, तो उससे क्या करता है वो फिर इसको जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह कई सारी लगती हैं उसको कम कर देता है। वरना आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, मैंने आप लोग कई बार बताया भी है कि बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर की जा रही हैं आज के डेट में बेसिकली यूट्यूब के द्वारा। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे कमेंट गायब हो जा रहे हैं। यार अगर कोई भी शब्द उसमें यूट्यूब को लगता है गलत है तो आप लोगों का कमेंट जो है वो गायब कर देता है और रिस्ट्रिक्शन में डालते हैं यहाँ पर। ये यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप लोग कोशिश क्या करो कोई भी शब्द ऐसे यूज न करें जिसमें आप लोग को ऐसी चीज देखने को मिले। ठीक है, तो प्रॉपर वे में आप लोग सही शब्द लिखा करो जिससे कि चीजें जो है वो सही चलती रहें।
और बाकी जो भी होगा और चीजें आप लोग कोशिश क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू पोस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनके आंसर आप लोग दे सकते हो एक दूसरे का, ठीक है, जिससे कि आप लोग एक अच्छा माहौल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कहने का मतलब यार ये कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला हुआ है, तो इसका इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आप लोग की पढ़ाई को एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन दिए। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो कोशिश क्या करो कि थम्स अप जरूर दिया करो, जिससे कि यहाँ पर वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा और प्रोडक्टिविटी वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, वरना रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये है। बाकी यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन ये बोल रहा है अभी फर्स्ट राउंड की टॉक के बाद में कि वो ज्वाइन करना चाहता है यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखते हैं। आज के डेट में 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। एक टाइम पर 28 मेंबर हुआ करते थे, पर फिलहाल रिसेंटली अभी एक कंट्री बाहर निकला जिसको हम लोगों ने ब्रेक्जिट बोला। तो ब्रेक्जिट में कौन सी कंट्री बाहर निकला है उसका नाम आप लोग को बताना है। ये काफी एक आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग किसी को पता नहीं होगा, सबको पता होगा। अगर नहीं भी बताया तो टेंशन मत लिया करो, अगले दिन आंसर आप लोग को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर अगर कल को चलकर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है तो 28 कंट्री यहाँ पर हो जाएंगी इसके अंदर फिर से। तो कई सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से हरकतें अभी रसिया के द्वारा की जा रही है वो हरकतें यहाँ पर नहीं होगी, ये बातें यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये सारी कुछ ऐसी न्यूज थी जिनमें से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी चीजें थी इंपोर्टेंट, वो आप लोग को पता होना चाहिए। कल को अगर कोई पूछ ले तो आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्या बातें की जा रही है एक एक पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जिस तरीके से बताता चलूंगा उसी तरीके से आप लोग सुनता चलिएगा। देखिए जब भी कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को अलग तरीके से ध्यान देना होता है। तो आईपीसीसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो यहाँ पर बात करें। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहली बोली गई थी वो बर्लिन यानी कि जर्मनी के अंदर यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई यहाँ पर, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के साथ में कनेक्ट करके देखा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोग ये बन चुके हैं पहले भी कि क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर कहां से निकल कर आता है। तो 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तीसरी हुई थी। बेसिकली यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल निकाला जाता है। हमारे देश में क्या कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, याद रखना 8वें नंबर की हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी यहाँ पर बोला गया था। और बोला गया था कि कैसे हम लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं, क्लाइमेट को यहाँ पर आज के में जो मुद्दा है उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके। एक बहुत ही उम्दा जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, जो कि पेरिस में क्लाइमेट के चेंज को लेकर यहाँ पर मुद्दा किया गया था। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड कंट्रोल करने की बात की गई थी यहाँ पर टेम्परेचर, और बोला गया था कम से कम यहाँ तक तो आप लोग करना ही है ताकि चीजें आगे न बढ़ सके। और 100 बिलियन का ये पैसा फंडिंग इकट्ठा करने की बात की गई थी 2020 तक का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान आ गए और किसी को यहाँ पर एक पाई भी नहीं मिली प्रॉपर में, बहुत ही कम पैसे जो हैं वो इकट्ठे हुए। बाद में और भी यहाँ पर ये बेसिकली मीटिंग हुई, इनसे कोई ज्यादा सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आया नहीं। फिर आगे चलकर ये कोविड-19 की वजह से यहाँ पर चीजें रुकी, और अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो रिसेंटली अभी 2021 में देखने को मिली यहाँ पर, वो कहां पर हुई, वो थी यहाँ पर कहां पर ग्लासगो के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है। यहाँ पर लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं यूके के अंदर है ग्लासगो, जहां पर ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो यूके के बारे में आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इधर आएंगे थोड़ा सा नॉर्थ सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भी कोई मैप लोकेशन देखा करें तो आसपास वाली चीजें आप लोग जरूर देखा करें। तो ग्लासगो में अभी देखने को मिली थी। अब क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछने जा रहा हूँ, जो कि आगे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं। अब तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हो चुकी है वो 26 यानी कि 26 तक हो चुकी है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 27 जो है वो कहां पर होने वाली है। 27 और 28 दोनों ही डिक्लेयर हो चुकी हैं। दोनों के एरिया आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाएंगे। तो अभी जो न्यूज में था वो था आईपीसीसी। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। आईपीसीसी क्या है, बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको बोला जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं वो इकट्ठे होकर यहाँ पर आकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जाए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज 2007 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अगर बात करें किसके साथ में मिला था इनको नोबेल पीस प्राइज, तो आईपीसीसी के साथ में एल गोर, याद रखिए यहाँ पर एल गोर, ये 45th यानी कि 45वें वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जो कि 1993 से लेके 2001 तक का यहाँ पर रहे। इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर भी बात की गई थी कि
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को कंट्रोल करना है। और आईपीसीसी टाइम टू टाइम जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहती है। इन रिपोर्ट्स के ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, पहली रिपोर्ट थी 1990 में, उसके बाद में फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा और पहले बताया जा सके कि हाँ आगे कंडीशन खराब हो सकती है। सेकंड रिपोर्ट 1995 में थी, थर्ड रिपोर्ट 2001 में, फोर्थ रिपोर्ट 2007 में और फिफ्थ रिपोर्ट 2014 में। और छठवीं जो रिपोर्ट है वो आनी तो थी 2022 में, यानी कि अभी इस साल के अंदर आनी थी, पर लेकिन 2021 के अंदर ही इसकी दो जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत कर दी गई थी। दो बेसिकली यहाँ पर चीजें थी। यहाँ पर एक तो था कैसे डील करना है साइंटिफिक बेसिस क्लाइमेट चेंज के साथ में, और कैसे यहाँ पर आगे लेकर चलना है, इंपैक्ट क्या हो रहा है, वनरेबिलिटी और क्या क्या एडेप्शन है। अभी यहाँ पर जो तीसरे नंबर का है उसको अभी प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पूरी जो रिपोर्ट है वो पार्ट्स में प्रस्तुत की गई। पहले क्यों प्रस्तुत कर दी गई थोड़ी सी, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही थी ग्लासगो के अंदर यूके के अंदर, तो यहाँ पर यह था कि लोगों के सामने थोड़ा सा मुद्दा होना चाहिए ना बात करने का, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं रहेगा चल क्या रहा है अभी दुनिया में तो किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो उसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में क्यों मुद्दों के ऊपर बात कर सके। तो थोड़ा सा रिपोर्ट पहले ही निकाल दी यहाँ पर, ताकि उनको पता रहे कि कहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। बीच बीच में कुछ स्पेशल रिपोर्ट आती है, एमिशन के बारे में बात की जा रही है, रिन्यूएबल के बारे में, एक्सट्रीम इवेंट क्या क्या हो रहे हैं, डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग या ओशन। तो ये अभी रिसेंटली याद रखिएगा ओशन, और इसी के साथ में यहाँ पर क्रायोस्फीयर की 2019 में रिसेंट रिपोर्ट आई थी और पहली थी 2000 की। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये टारगेट मैंने बता दी यहाँ पर कि कैसे इनके द्वारा बात की जा रही है। अपने आप नहीं करते हैं, वर्ल्ड के लीडर इनको बोलते हैं कि यार कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ ताकि इन चीजों को आगे लेकर चला जा सके। ठीक है, इसके चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट का ही रहता है कि कैसे यहाँ पर एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है उसको देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी वजह से सी का यानी कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा, बारिश कहीं ज्यादा होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी नजर आएगी, कहीं आप लोगों को बर्फ पिघलते हुए नजर आएंगे, वो सब चीजें देखने को मिल सकती है। तो इससे अलग अलग कॉन्टिनेंट पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखने को मिलेगा। और नेट जीरो एमिशन, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का टारगेट क्या है नेट जीरो एमिशन का, 2070 है। ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी यूएसए और चाइना का टारगेट क्या है ये आप लोगों को बताना है। चलिए यूएसए, चाइना और साउथ अफ्रीका का भी 260 है। ठीक है, 260 नहीं 2060। ठीक है, तो ये बेसिकली मुद्दे हैं जो कि आप लोग याद रखते हैं। तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बताया, जिससे लेकर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल को क्वेश्चन बन जाता है और माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां से भी आप लोग कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ये यूपीएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बन चुके हैं। ठीक है, बात की जा रही है कि यहाँ पर कि कौन सी नोडल जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है जो कि इंप्लीमेंट करती है इंडियन डीप सी मिशन, एनडीए, सीडीएस या एपीएफसी, ईपीएफओ, ये इनके अंदर आप लोग क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इनके बारे में याद रखना, प्रीलिम्स से भी ऐसे क्वेश्चन कई सारे आप लोगों ने देखे होंगे। तो गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। सारे स्टेट जो है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, तो चीजें हमारे देश में सुधरती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये है कि डीप सी मिशन जो है कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसके बारे में बात की जा रही है। उसका बेसिक पर्पज क्या है, को बोला जा रहा है कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर डेवलपिंग जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, यानी कि एक संपूर्ण विकास की बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है नेशनल मास्टर प्लान फॉर डेवलपिंग द इनलैंड नेविगेशन, यानी कि एक तरीके से वाटरवेज को डेवलप करना है ताकि पानी के थ्रू रास्ता लेकर जा सके। तीसरा बोला गया कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ये बोला गया कि और इसी के साथ में नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, तो वो आप लोग को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए बन सकते हैं। ये जब लॉन्च किया गया था यहाँ पर, इसके चलते बहुत सारी न्यूज भी थी कि देश में डेवलपमेंट आने वाला है। जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल मिलाकर 16 ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो काम करने वाली हैं, यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कितना लार्ज स्केल पर यहाँ पर हमारा सारी जो मिनिस्ट्री है वो मिलकर काम करेंगी ताकि देश के अंदर एक डेवलपमेंट लेकर आया जा सकेगा। और बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में काफी कुछ ह्यूज इंप्लीमेंट यहाँ पर चीजें होती नजर आएंगी। तो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान भी इसको बोला जाता है कई बार। एम ये है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लेकर आना है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को डाउन करना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सामान को लाने और ले जाने में जो खर्चा आता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना कम हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर सब मिलकर काम कर रहे हैं
और बहुत ह्यूज जॉब भी क्रिएट यहाँ पर की जाएगी। इसके चलते बोला गया कि यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन थी जो लॉन्च किया गया था 2019 में, वो लगभग यहाँ पर 110 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया, यानी कि ये और बड़ा अब शार्क बन गया है। पहले छोटी सी मछली था, अब और भी ज्यादा चीजें अपने आप में हैंडल कर पाएगा। बहुत सारी चीजें डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बात की जा रही है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर में कि डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि हमारी कंट्री में हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने ही देश में प्रोडक्ट बना सके और दूसरी कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी न रखने को मिले। इससे फायदा क्या होगा, इससे काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग नजर डालोगे तो दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पर आते हैं। मैंने आप लोग को बताया भी था, पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो सऊदी अरेबिया पहले नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर हथियार जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा वो खरीदता है, और दूसरे नंबर पर आप लोगों को इंडिया देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट है हम लोग लेकर चलें ताकि कल को सिचुएशन को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके और सही पैटर्न में हम लोग चीजों को लेकर चल सकें। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, कल को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि चीजें जो है वो आप लोग के माइंड में क्लियर रहे। इसी के साथ में और भी डेवलपमेंट है, जैसे चारों तरफ से देश को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, यहाँ पर अलग अलग चीजें चलाई जा रही है। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बेंगलोर मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसी के साथ में यहाँ पर विद चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये सारी अमृतसर से कोलकाता कनेक्ट करने की, तो ये सारी चीजें जो लाई जा रही है इससे काफी ह्यूज डेवलपमेंट देश के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कनेक्टिविटी के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि इंपोर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर 11 कॉरिडोर, न्यू डिफेंस कॉरिडोर 2 तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। 4G कनेक्टिविटी की बात की जा रही है गांव वाले एरिया में, लगभग 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन की बात की जा रही है, और इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो एक तरीके से जो नेशनल हाईवे उसके नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, एयरपोर्ट, इसी के साथ में हेलीपोर्ट, वाटर एयर ड्रोन, ये भी सारी चीजें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। नाम से ही आप लोगों का पता चल गया कि गति देने की बात की जा रही है, तो उसके चलते ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आंसर पता चल गया होगा, मैं आशा करता हूं आप लोगों को। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ए, नेशनल मास्टर प्लान फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये भी बताइए। चलिए, ये काफी एक आसान सा क्वेश्चन है, कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, टेंशन मत लेना। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है जीडीपी के बारे में और कोर सेक्टर के बारे में, तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर कोर सेक्टर के बारे में होना चाहिए। कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है यहाँ पर वो कभी ऊपर कभी नीचे जाता रहता है, तो वो तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पर लेकिन आखिर ये कोर सेक्टर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो 8 कोर सेक्टर आप लोगों को अपने देश में देखने को मिलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है। SLU PDF पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप लोग जाकर कोर लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कोर सेक्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स भी मैंने प्रॉपर प्रोवाइड यहाँ पर करा रखे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें, जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर कोर सेक्टर की जब आप लोग बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 40% के करीब कोर सेक्टर जो है उसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये कंपाइल किया जाता है किसके द्वारा, नेशनल जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो ये दो ब्रॉड, एक तो ब्रॉड सेक्टर बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली यूज्ड बेस सेक्टर, जिसमें डिवाइडेड होते हैं। इनके पहले में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और दूसरे में जो बेसिक गुड्स और कैपिटल वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बेस ईयर कई बार क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से, तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। और एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यूज करती है इसका डेटा जब यहाँ पर बेसिकली पॉलिसी तैयार करते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आप लोगों के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पर, जिससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। इसी के साथ में जब कोर सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हो गया IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर लगभग कोर सेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 40% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वेटेज याद रख सकते हैं, और वेटेज में सारी चीजें आप लोग याद रखना। यहाँ पर बेसिकली सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर ये सारी चीजें, तो ये आप लोगों को यहीं पर ही दिखा देता हूं मैं। तो ये सारी चीजें जो वेटेज हैं इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा अगर ध्यान से आप लोग पेपर देखते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स की फॉर्म में है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी यहाँ पर जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर खासकर प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वाड ग्रुपिंग से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। अभी कई सारी कंट्री यहाँ पर मिल रही है विशाखापत्तनम के अंदर में। विशाखापत्तनम के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जहां पर ये सारे लोग मिल रहे हैं, तो मिलान एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो
तो मिलान एक्सरसाइज के बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को देने वाला हूं ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें, और इसी के साथ में आप लोगों को बेसिक नॉलेज बताऊंगा उसके बारे में, क्या क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है और क्यों ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। डिफेंस, एनडीए, सीडीएस या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करें, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफी डिटेल में पीआईबी के द्वारा भी ये आर्टिकल कवर किया गया था। तो काफी अच्छे से इसको एक बार देख लेते हैं। और ये छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, ये जो कि बोला जा रहा है कि एफएम वगैरह रेडियो के ऊपर कोई वल्गर शब्द नहीं यूज करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली यहां पर बोल रही है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना फिर उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए मिलान स्कीम के बारे में प्रॉपर डिटेल में समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेगा जो डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं खासकर, ओके। ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बोल सकते हैं डिफेंस के लिए। अगर आप लोग एनडीए, सीडीएस या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं। बात करेंगे यहां पर मिलान एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में पीआईबी के द्वारा भी कवर की गई पूरे डिटेल में। और ये जो एक्सरसाइज है इसका एक लंबा प्रोसीजर यहां पर चलने वाला है। लंबा प्रोसीजर क्यों बोला? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये 2 चरण में आप लोगों को कंप्लीट होती नजर आएगी। ये लगभग 9 दिन तक एक्सरसाइज चलने वाली है। पहले 25 से लेकर 28 तक यहां पर ये चल रही है, और दूसरा यहां पर ये 1 से लेकर 4 मार्च तक चलेगी। पहले तो ये बेसिकली तट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जमीन के ऊपर, और फिर उसके बाद में ये सी फेज इसका चलेगा जो कि 1 तारीख से यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है ये विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी आप बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों से एग्जाम में बोल दी जाती है कि बताइए सिटी ऑफ डेस्टिनी क्या है। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गई है क्योंकि वैसे 2020 में होनी थी, पर लेकिन 2020 में कोविड-19 ने एक्सरसाइज तो दूर की बात है वहां पर लोगों को हिलने भी नहीं दिया, तो अभी यहां पर 2022 में फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन एक्सरसाइज देखने को मिलती है यहां पर, जो कि हमारे देश में इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट यहां पर की गई थी। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब की गई थी। तो स्टार्ट की गई थी यहां पर ये 1995 में, और यहां पर उस टाइम पर ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता था। और ये बाय एनुअल यानी कि एक तरीके से 2 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज थी। पर लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कोई ना कोई रीजन की वजह से, तो 2 बार इसको कंडक्ट नहीं कराया, 4 बार इसको कंडक्ट नहीं कराया गया। 1995 से स्टार्ट हो गई, पर लेकिन 4 बार यहां पर टाइम नहीं मिला इसको कंडक्ट कराने का। आखिर वो 4 बार जो टाइम नहीं मिला तो वो क्यों नहीं मिला और क्या क्या मुद्दे रहे उसके बारे में थोड़ी बातें आप लोग बताऊंगा, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। 2001 में नहीं हुई, 2005 में नहीं हुई, 2016 में नहीं हुई और 2020 में नहीं हुई। 2020 में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कराएगी। 2001 और 2 में ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से यहां पर नहीं हुई। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 2016 में यहां पर किसकी वजह से नहीं हुई यहां पर बेसिकली उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड, 2001 में और 2016 की बात की जा रही है। 2001 में और 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से नहीं हुई, और 2005 में आप लोगों को पता है 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से यहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो 2004 में सुनामी की वजह से, 2020 में कोविड-19 की वजह से, और 2001 में और 16 में ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या होता है बेसिकली? ये एक तरीके से एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखिए दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारी नेवी में कितनी पावर है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बोलूं हमारी आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, इसी के साथ में दूसरी जो सारी सेना है पैरामिलिट्री फोर्स होगी, वो 26 जनवरी पर अपनी ताकत दिखा देती है, ठीक है। एक तरीके से जब हम लोग गणतंत्र दिवस की परेड करते हैं इंडिया गेट के ऊपर में, पर लेकिन यहां पर इनको अपनी ताकत दिखाने का मौका जो है ऐसी ऐसी जगह मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ, उस टाइम पर यहां पर प्रेसिडेंट जो साहब थे उनके द्वारा इसको रिव्यू किया, तो ये वाली एक्सरसाइज देखने को नहीं मिले। याद रखिएगा 2006 में यहां पर बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी यहां पर इसको एक तरीके से जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, ये फ्लीट रिव्यू बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी जो यहां पर रिव्यू किया था कि हमारी इंडियन नेवी के हाथ में क्या पावर है, तो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि ऐसा नहीं है कि बस इंडिया यानी कि हमारे देश के साथ में कनेक्ट है, तो इसलिए इसके बारे में कई सारी इंपोर्टेंस जो है चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। क्या क्या जो ये एक्सरसाइज है ये काफी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में पार्टिसिपेट करती है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे स्टार्ट की गई थी यहाँ पर 1995 में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड इंडिया के साथ में पार्टिसिपेट कर रही थी 4 कंट्री। फिर आगे चलकर इसमें 2014 में 18 कंट्री जुड़ गई यहाँ पर,
और अभी यहाँ पर 2022 में जो एक्सरसाइज होने जा रही है इसमें लगभग 40 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रांड स्केल की ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक काफी ह्यूज स्केल पर यहाँ पर पहुंच गई। इंडिया का जो टारगेट है यहाँ पर कैसे लुक ईस्ट पॉलिसी को हम लोग को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश से इस साइड में अगर आप लोग जाएंगे तो ईस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ईस्ट की साइड में जो भी कंट्री है तो उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ पर काम किया गया ताकि लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया और फिर फोकस किया गया। सागर जो स्कीम हमने कई बार डिस्कस किए, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशियन रीजन। तो यहाँ पर हमारी कंट्री की नेवी के पास में इतनी पावर होनी चाहिए कि आसपास के जो भी छोटे मोटे देश हैं उनको हम लोग इस लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि कल को उनको कोई दिक्कत आ जाए तो वो इंडिया को बोल सकेंगे भाई साहब हमको थोड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, और इंडिया बिना झिझके बिना कोई टेंशन के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। इसलिए जो थीम भी रखी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कॉमरेडरी, कोहेशन और कोलैबोरेशन, इनकी इसका मतलब होता है भाईचारा, इसके साथ में सामंजस्य और सहयोग, मिलजुल कर नहीं कहते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है और बाय एनुअल हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिल जाती है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ जाते हैं कि जैसे इंडियन नेवी की मैंने बताया विशाखापत्तनम कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसके अलावा इंडियन नेवी में टोटल मिलाकर कितनी कमांड है? तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 4 कमांड नॉर्मली देखने को मिल जाती है इंडियन नेवी की। एक कमांड आप लोग को देखने को मिलेगी मुंबई के अंदर में, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं। याद रखिएगा इसको वेस्टर्न नेवल कमांड के नाम से हम लोग पुकारते हैं। दूसरी कमांड आप लोग को देखने को मिलेगी कोच्चि के अंदर में, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कोच्चि के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सदर्न नेवल कमांड। तो ये हो गई सदर्न नेवल कमांड, ठीक है। तीसरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड, ये आप लोगों को यहां पर बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग ईस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं। और एक को बोलते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर में यहां पर देखने को मिलेगी, अंडमान निकोबार वाले रीजन में। तो 4th कमांड आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कमांड है, ये 4 कमांड आप लोगों को देखने को मिलती है इंडियन ओशन की, जो मैंने मोटे तौर पर आप लोगों को बता रखा है 7.5 जो एक तरीके 7,500 किलोमीटर की जो हमारी रेखा है इंडियन ओशन रीजन की, जिसमें टोटल मिलाकर 9 राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। कल को चलकर कोई भी दुर्घटना देखने को नहीं मिले तो उसको यहाँ पर कैसे सेव करना है चीजों से, तो ये हमारा पूरा टारगेट रहता है। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इसको लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, उस डाउट को जो है अच्छे से दूर किया जाएगा, ठीक है। बाकी एक छोटी सी न्यूज है, यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो शराब पीने वालों के पीछे पूरा डंडा लेकर पड़ गए हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग तरीके से स्टेप उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि ड्रोन वगैरह भी यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर जो इलीगल, जो बेसिकली नहीं एक इलीगल तरीके से कोई एक तरीके से दारू वगैरह पी रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार जो है वो एक ड्राई स्टेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या बनती है, ये है जो कि क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हमारे संविधान में जब डीपीएसपी के अंदर जाएंगे आप लोग पार्ट 4 के अंदर में, तो पार्ट 4 के अंदर में आप लोगों को आर्टिकल किस से किस तक देखने को मिलते हैं, तो 36 से लेके 51 तक आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 यानी कि 47वां आर्टिकल जो है वो यहाँ पर पावर देता है डीपीएसपी के तहत कि लोगों की हेल्थ के लिए अगर कुछ स्टेप उठाने पड़े यहाँ पर ऐसे, तो स्टेप उठाए जा सकते हैं। और लिकर जो है, शराब जो है, वो संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगा शराब। तो इसलिए यहाँ पर स्टेट जो है वो उसके ऊपर स्टेप उठा सकती है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि जो भी स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं वो संविधान के दायरे में आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो यहाँ पर हनन किया जा रहा है, इस तरीके से हम लोग को काम, इस तरीके से शराब वगैरह दारू वगैरह पीने से रोका जा रहा है। तो ये भी कई बार छोटी छोटी सी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन बने तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर और पूछना चाहूंगा, ये खासकर सीबीआई काफी ज्यादा न्यूज में थे, अब की बार आप लोगों ने देखा भी होगा, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों से यहाँ पर बात की जा रही है संथानम कमेटी के बारे में। संथानम बात की जा रही है सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो संथानम जो कमेटी है उसके द्वारा बोला गया था प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन 1962 से लेकर 1964 तक रिकमेंडेशन दी गई थी कि सीबीआई जैसी कोई एजेंसी होनी चाहिए। सीबीआई जो है वो फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में। और नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर डायरेक्टर जो है यहाँ पर बेसिकली वो सेलेक्ट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लीड की जाती है एक कमेटी, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। तो देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही आंसर बताता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर देना है, ठीक है। तो एडिटोरियल जैसा मैंने बताया यहाँ पर, जो इतना अब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसमें आप लोगों के कई सारे एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यूक्रेन के इशू के बारे में, ठीक है।
तो यूक्रेन के इशू के बारे में वही एडिटोरियल है कई सारे कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना इन्फ्लेशन आ सकता है। और हमारे देश को अगर बात करें, जैसे कि हमारा देश जो है वो अभी डिफेंस काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो हमारी कंट्री के ऊपर भी इसके इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। अगर रशिया के ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शन लगते हैं तो जो याराना है वो थोड़ा सा आप लोगों को बिगड़ता हुआ नजर आएगा, तो ये काफी बड़ा इशू आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में ओपेक प्लस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि वो देश हैं जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे देश जो हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कि ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं तो आप लोगों को एक अलग ही पैटर्न में चीजें चलती हुई नजर आएंगी, यानी कि रशिया का ऑयल जो है वो मार्केट में आना कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कंट्री जो है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर सप्लाई कर सकती है, तो इनको काफी फायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लगभग 13 मेंबर हैं, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में जो सेक्रेटरी जनरल है ये है यहाँ पर मोहम्मद बारकिंदो, ठीक है, और स्टेब्लिश किया गया था इसको 1960 में, कहां पर, बगदाद के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, जो कि कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये एक छोटी सी स्लाइड जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लेना, ये तैयार की थी मैंने, बेसिकली काफी इस तरह की स्लाइड तैयार करने में काफी मेहनत लगती है, तो सारी चीजें यहीं पर ही प्रोवाइड करा दी थी कि हमारे देश में खुद का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हम लोग बना रहे हैं। कल को चलकर अगर दुनिया भर में लड़ाई हो जाती है तो इतना तेल हमारे पास में कम से कम होना चाहिए कि हमारे देश पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, यानी कि लड़ हो रहे हैं, पता चला हमारे देश में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रेटेजिक जो एक तरीके से रिजर्व बना रहे हैं कि कल को चलकर अगर तेल की सप्लाई भी बंद हो जाए तो हमारा देश जो है वो प्रॉपर वे में चलता रहे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल जो स्टोरेज फैसिलिटी है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो है इसके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में देता है। 2005 में इसको बनाया गया था, क्योंकि 1990 में जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए उससे पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी, जिसके चलते ये इशू देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में याद रख लेना कहां पर बनाए जा रहे हैं, ये सारे मैप में आप लोगों के सामने, विशाखापट्टनम हो गया, इसी के साथ में चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, उड़ी यहाँ पर पादुर हो गया, मंगलुरु हो गया, तो ये एरिया है जहां पर ये चीजें बनाने की बात की जा रही है, ओके। तो ये बेसिक चीजें। एडिटोरियल में आप लोगों को एक एडिटोरियल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली क्रिकेट के बारे में है। अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप लोगों को पता होगा क्या चल रहा है क्रिकेट के फील्ड में देश के अंदर में। तो अभी हमारी कंट्री के द्वारा काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगी श्रीलंका के साथ में, और इसी के साथ में अगर बात करेंगे अभी वेस्ट इंडीज के साथ में, तो बोला यह जा रहा है कि जैसे अभी अगर मैच हो रहे थे तो उसमें विराट कोहली और ऋषभ पंत जो है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं थे, उनको ब्रेक दिया गया था। इसी के साथ में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जो थे, ये दोनों दोस्त जो हैं ये भी यहाँ पर अभी रिकवरी के पाथ पर थे। तो जो नए नए चेहरे अभी देखने को मिल रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर में, उनके द्वारा उनकी कमी जो है वो महसूस नहीं होने दी। तो पूरा एक तरीके से यहाँ पर क्रेडिट जाता है हमारी इंडियन टीम को कि शानदार परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली। और आने वाले टाइम में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी साल के एंड में, तो उसके चलते आशा लगाई जा रही है कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी निकल कर आने वाली है। तो यहां से आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा यहां से आप लोग देखते हैं। अगर अब तक बात करें T20 वर्ल्ड कप के अंदर में, जैसे अभी प्रीलिम्स के अंदर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बने थे, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि 2007 में पहली बार जो था यहाँ पर टीम स्टार्ट की खेलना, तो यहाँ पर कितनी टीम थी, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, वेस्टर्न केन्या, इसी के साथ में यहाँ पर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और इसी के साथ में जिम्बाब्वे। तो ये टीम हुआ करती थी जब पहली बार ये मैच स्टार्ट हुआ, यानी कि इससे पहले मैच नहीं खेले जाते थे, पहली बार 2007 में खेला गया। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है जो कि एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली है, भाई साहब डेब्यू हम ही ने स्टार्ट किया और हम ही ने यहाँ पर एक तरीके से जीता है, और जीता भी किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। तो काफी खूंखार एक तरीके से यहाँ पर ये पारी देखने को मिली, जो कि काफी अच्छा था। पर लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पर कम नहीं था, दूसरी बार पाकिस्तान में 2009 में पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया श्रीलंका को हराकर, ठीक है। तीसरी बार में जो 2010 में यहाँ पर हुई तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। चौथी बार में यहाँ पर वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया श्रीलंका को हराकर। अब श्रीलंका यहाँ पर बेचारा हार रहा था, पहली बार हार गया 2009 में, फिर दूसरी बार हार गया 2012 में, तो श्रीलंका अंदर से गुस्से में भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये 2014 में हमारे को बेसिकली ट्रॉफी मिलने वाली थी, तो श्रीलंका ने हमको हरा दिया, हमारे हाथों से ट्रॉफी निकल गई और ढाका के अंदर ये मैच देखने को मिला था, ठीक है। इसी के साथ में वेस्ट इंडीज जीता फिर से यहाँ पर, और फिर जीता यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा बार अब तक कौन जीता है, वो जीता है वेस्ट इंडीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। अभी जो ये सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी, मेलबर्न जो क्रिकेट स्टेडियम है हमारी कंट्री के अंदर। जब हमारी कंट्री के अंदर आज तक ये सीरीज हुई है क्या, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली ढाका के अंदर हुआ था और हमारी कंट्री के अंदर 2016 में हुआ था। और जब 2016 में हुआ तो किसके द्वारा जीता गया, वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया, ठीक है। अभी आगे यहाँ पर 2022 में होगा किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में,
और फिर आज चलिए यहां तक कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलकर फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बर्मिंघम, यानी कि एक तरीके से यूके के अंदर में, वेस्ट इंडीज और यूके के अंदर में, ठीक है। फिर आगे चलकर 2026 में हमारे यहां पर होने वाला है, हमारे यहां श्रीलंका 2 कंट्री होस्ट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि याद रख सकते हैं। तो इसके चलते आगे चलकर बात की जा रही है कि आगे चलकर अभी यहां पर 2024 से टोटल मिलाकर यहां पर 20 टीम हो जाएंगी, ठीक है। तो टीमों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंट यहां पर जो है प्लेयर जो जीतकर आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी ये ऐसे हैं प्लेयर जैसे कि बात करें वेस्ट इंडीज 2 बार जीत चुका है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यहां पर ये है महेश जयवर्धने, ठीक है। कौन से देश के बताइए। और दूसरे यहां पर हैं जिनका नाम है यहां पर साकिब अल हसन, तो ये कौन से देश के सबसे ज्यादा विकेट इनके द्वारा लिए गए, पता है इन प्लेयर के बारे में बताइए जरा, देखता हूं क्रिकेट के कितने बड़े प्रेमी हैं आप लोग, यहां से पता आप लोगों का चल जाना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था यहां पर, अगर इसके बारे में बात करें तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैक्सिमम आर्टिकल तो आप लोगों को यूक्रेन के इशू के बारे में देखने को मिलेंगे, ये क्रिकेट के बारे में था, और ये यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से भी इंपोर्टेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट के भी और डेवलपमेंट के भी पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बातें आप लोगों से करने वाला हूं। हालांकि आप लोगों ने इसके बारे में सुन भी रखा है कई बार, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं। केरला के अंदर यहां पर बेसिकली पूरे जो वेस्टर्न घाट के अंदर जाएंगे तो लाइन को कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में केरला को पूरा कनेक्ट किया जा सके। लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो 532 किलोमीटर लंबा यहां पर ये रूट इनके द्वारा एक कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, केरला के अंदर काफी सारा डेवलपमेंट होगा। तो कहीं जंगल से होकर गुजरी, कहीं नदियों से जाएगी, तो कहीं आप लोगों को कई सारे एरिया से लाइन जाती हुई नजर आएगी। तो इसके अंदर जो लगभग मोटे मोटे तौर पर 56,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, और बात की जा रही है कि 2024 तक यहां पर जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी मुद्दा यहां पर यह कि इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान इसकी वजह से हो सकता है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि इको सेंसिटिव जोन यहां पर आता है, जिसके चलते ये होता हुआ जाता है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 इंपोर्टेंट कमेटी हैं, एक का नाम है गडगिल कमेटी और दूसरे का नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। इनके द्वारा जो वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बोला गया था। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर कोई भी इस तरह के डेवलपमेंट के काम आप लोग नहीं कर सकते नॉर्मली, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कई सारे एरिया यहां पर इसके अंदर आ जाते हैं, और अगर कल को यहां पर आप लोगों को कोई भी काम कराना है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वो नोटिफाई करती है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। क्वेश्चन एक और इंपोर्टेंट बन जाएगा, कौन से एक्ट के तहत यहां पर ये काम किया जाता है। तो ये जो एक्ट आप लोग याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि 1986 का, जिसके तहत यहां पर ये काम किया जाता है। तो एम ये रहता है कि ताकि इकोलॉजिकली यहां पर चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी आनन फानन में कुछ भी किया जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये काफी एक इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है, जिसके चलते यहां पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, कि सही नहीं है यहां पर ये। और गडगिल कमेटी के द्वारा जब बताई गई थी तो इसको पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बता दिया था, जबकि कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बोला गया था 37% को आप लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन रख सकते हैं। वेस्टर्न घाट किस राज्य से होकर गुजरता है, तो ये क्वेश्चन आपका अब ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। तो गुजरात एक हो गया, महाराष्ट्र दूसरा हो गया, गोवा तीसरा हो गया, कर्नाटक चौथा हो गया, पांचवा हो गया केरला, और जी हां याद रखिएगा तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ पोर्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर जो इनके बीच में डिफरेंस है यहां पर, तो यही है कि इसने बोला था कि सारी चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चलो, और इनके द्वारा बोला था कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलो, यानी कि ग्राम सभा को पावर दो। इनके द्वारा बोला गया ऑलरेडी जिसको पावर दे रखी है उन्हीं से काम कराना चाहिए, बार बार इस तरीके की चीजों को चेंज करना सही नहीं है। यानी कि इनका और इनके जो मत थे वो अलग अलग थे कई जगह। इनके द्वारा और भी कई सारी बातें बोली गई कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो जोन है यहाँ पर एक तरीके से माइनिंग वगैरह वो सारी चीजें कंप्लीटली बैन कर देनी चाहिए। इनके द्वारा बोला गया कि उसको देख सकते हैं कैसे कहां पर चीजें कितना किया जा सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कितना परमिट करना है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसने बोला था कि वेस्टर्न घाट के लिए अलग से चीजों को रेगुलेट करने के लिए अलग से चीजों को बनाओ, अलग से बॉडी बनाओ। इसने बोला जो ऑलरेडी हमारे पास में बॉडीज हैं उनको स्ट्रेंथन करो। तो दोनों कमिटी के बारे अगर पुराने क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लोगे भाई साहब इतने क्वेश्चन इनसे मिलेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को टपका हुआ जरूर मिलेगा। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो अभी उसी के चलते प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को इनसे यहां से आसानी से क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल जाएंगे और आप लोग बोलोगे यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो केरला के अंदर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है कि रेल आप लोग देखोगे यहाँ पर कंपनी जो है वो काम करती है इसके अंदर नजर आ रही है, तो काफी अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट यहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो केरला के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को नजर आ जाएगा, ओके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए।
टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक पेज आता है बेसिकली जो यहाँ पर द हिंदू के एंड में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ये बेसिकली नॉर्मली कैसा रहता है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों का एक्सप्लेन पेज आता है, तो उसी के पैटर्न में इनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। उसमें यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें बात की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर डियोछा। तो डियोछा यहाँ पर पश्चिम ये कोल फील्ड है, जो कि हमारे देश का काफी बड़ा कोल फील्ड यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसके अंदर यहाँ पर इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि कोयला वगैरह को निकाला जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कई बार न्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए। कोयले के बारे में भी आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कई बार हो जाता है। इसके बारे में कई बार आप लोगों से बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं। तो जो पॉइंट बताता चलूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि नोट डाउन करने हैं तो उनको आप लोग नोट डाउन भी कर ले कीजिए, इससे आप लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा, डोचा पश्चिम। ठीक है, डियोचा पश्चिम बेसिकली कोयल फील्ड आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोयले के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसके चलते आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ में इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग जाकर देखेंगे, यहां पर भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे आप लोग लिखेंगे COAL। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो बेसिक मैंने प्रोवाइड करा रखा है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोयले के बारे में कि आप लोग इसको बेसिकली जीएस पेपर 3 के अंदर कवर कर सकते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, कोयला जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पृथ्वी पर काफी लार्ज स्केल पर पाया भी जाता है। देश दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे देश में खासकर रानीगंज हो गया, इसी के साथ में झारिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, झारखंड के अंदर काफी लार्ज स्केल पर कोयला जो है वो प्रोड्यूस करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ मैं और आप लोगों को बताऊंगा, जैसे ये यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, क्योंकि कोयला बहुत ज्यादा न्यूज में है। कोयला इंडिया के अंदर में यहाँ पर 1774 यानी कि एक तरीके से 1774 में रानीगंज वाला एरिया था, जहां पहली बार यहाँ पर कोयला जो था वो स्टार्ट किया गया था। कोयले के बारे में माइनिंग स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये याद रखेगा, कहां पर? ये है रानीगंज। ठीक है, इसी के साथ में कोयले के बारे में बात करें तो हमारे देश में जो राज्य है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अकाउंट करते हैं लगभग 70% जो देश का कोयला मैक्सिमम यहां से निकाल कर लेकर आ जाते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, और सबसे लो क्वालिटी का जो होता है उसको बोलते हैं पिट। तो पिट और एंथ्रासाइट में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में लिग्नाइट, सब बिटुमिनस और बिटुमिनस तरीके के कोयले भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि बेसिक क्वेश्चन भी आप लोगों के बन सकते हैं। ये अच्छा किस बेस पर माना जाता है? जो जलाने पर सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की एनर्जी दे, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जिसके अंदर सबसे कम पानी की क्वांटिटी हो, यानी कि मॉइस्चर काफी कम हो। तो पिट जो है तो बिल्कुल गारा जैसा हो जाता है, इसलिए उसमें पानी, उसमें मिट्टी में आप लोग चीजें मिला देते हैं वो वाली, पर इसकी क्वालिटी आप लोगों को काफी हाई लेवल की देखने को मिलेगी। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कोयला जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर बात करें यहाँ पर, तो जैसे कोक हो गया, कोल तार हो गया और यहाँ पर कोल गैस हो गया, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आयरन या फिर मेटल में इसको यूज करते हैं काफी लार्ज स्केल पर। दूसरा हो गया लिक्विड में, यहाँ पर जो डाई वगैरह, ड्रग्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह में इसमें से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, और बाकी फ्यूल इंडस्ट्री में यहाँ पर कोयला यूज करते हैं। इवन गदर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ट्रेन को चलाने के लिए यहीं का यूज किया जाता है। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। कोयला जो है हम लोग काफी लार्ज स्केल पर बाहर से भी लेकर आते हैं। रीजन ये, हमारी कंट्री के अंदर जो कोयले की क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके चलते हम लोग को बाहर से लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और कोल इंडिया जो है हमारी कंट्री में सबसे बड़ी जो एक तरीके से कोयले को एक कंट्रोल करने वाली एजेंसी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी। तो अगर कल को चलकर वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बात की जा रही है कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर लोगों को जॉब भी मिल सकती है। ये माना जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती है अगर यहाँ पर ढंग से काम किया जाए। खुद यहाँ पर जो ममता बनर्जी जी हैं उनके द्वारा ये बातें बोली गई हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर उनके द्वारा खुद ये बातें बताई गई हैं। कल को चलकर अगर इसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर जॉब जो है वो क्रिएट की जा सकती है। और कंट्री के अंदर लगभग 1198 मिलियन टन जो कोयला जो है वो यहाँ से निकाला जा सकता है। इतना बड़ा रिजर्व आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप लोगों को पता है, जब भी कोई ऐसी बातें निकल कर आती है तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उसको डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से नहीं, वो इसको इन्वायरमेंट के नुकसान के हिसाब से देखते हैं। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा ये है कि अभी हम लोग जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में गए थे, उसमें हम लोगों ने बोला था कि 2070 तक हम लोग क्या करेंगे, जो कोयले से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या फिर जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, उनको हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे। पर लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। ऐसी बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक अलग ही पैटर्न में यहाँ पर चीजें नजर आ रही है, यानी कि सोचा कुछ और गया था और हो कुछ और रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं।
जब भी यहाँ पर कोयले के बारे में बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंट्री के अंदर में, मैंने बोला था आप लोगों को बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन लाने की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जो पानी है उसको तोड़ा जाएगा दो पार्ट में, बेसिकली एक साइड में आप लोग की हाइड्रोजन निकल जाएगी और एक साइड में आप लोग की ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको जलाने के बाद में इन्वायरमेंट में कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचता है। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोग ऐसी चीजों पर फोकस कर रहे हैं और एक साइड में हम लोग कोयले के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अपना टारगेट अगर अचीव करना चाहते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जिसके बारे में आप लोगों को पता है हम लोगों ने अभी 500 गीगावाट का टारगेट रख दिया है। कब तक का? 2030 तक का। अभी हमारा चल रहा है 175 गीगावाट का टारगेट चल रहा है, जो कि कब तक का था यहाँ पर, ये याद रखिएगा आप लोग, 2022 तक था, यानी कि इस साल तक ये कंप्लीट होना है। अभी इसमें और एक्सटेंड कर दिया गया। वैसे तो यहाँ पर 450 गीगावाट का था, पर यहाँ पर 50 गीगावाट जो है वो यहाँ पर प्यार में बढ़ा दी, यहाँ पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो बाइडेन के प्यार में यहाँ पर ये बढ़ गए। ठीक है, तो देखते हैं कितना इसमें से हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और जहां पर भी डाउट वगैरह तो यार बताया जरूर करो। ठीक है, और अगर लगता है कि चीजें समझ में आ रही है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये सही है, और अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं सही नहीं है। ठीक है, जो भी आप लोगों को लगे, मतलब जो भी आप लोग के विचार रहते हैं उनको आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये। ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, हालांकि हमसे रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, किसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर एमसीसी के बारे में। एमसीसी है यहाँ पर, जिसको आप लोग एक याद रखेगा और इसको कंफ्यूज मत करना। जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा मुझे लगा मैकोंग गंगा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एमजीसी है, मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। तो मैं मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के नोट्स बनाने लगा। मैंने पहले पढ़ा, एक हल्का सा नजर आला, मुझे लगा मैकोंग गंगा के बारे में, पर फिर जब मैंने पढ़ा मैंने कहा मैकोंग गंगा तो दूसरे वाला टॉपिक आ गया। नहीं, कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो मैंने सोचा, जब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पीपीटी लगाई ली है, तो मैंने कहा मैकोंग गंगा बता देता हूँ, एक और टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैकोंग रिवर है और एक गंगा रिवर है, दोनों का कॉर्पोरेशन यहाँ पर होता है, जिसमें कई सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। टोटल मिलाकर 6 कंट्री है। एक तो हमारी अपनी प्यारी कंट्री होगी और दूसरा यहाँ पर 5 आसियान कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, लाओस पीडीआर, इसी के साथ में म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। और जहां पर भी म्यांमार है फिलहाल वो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है म्यांमार के अंदर कंडीशन क्या चल रही है। इसी के साथ में लॉन्च किए गए थे यहाँ पर 2000 में वियतनाम के अंदर में और लाओस के अंदर में। यहाँ पर बेसिकली मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का बेसिक पर्पज ये है कि मिलकर यहाँ पर काम किया जा सके, गंगा रिवर और जो मैकोंग रिवर है उनके साथ मिलकर। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि मैकोंग रिवर जो है वो चाइना के साथ में भी कनेक्ट है, पर लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है वो याद रखिएगा चाइना से भी यहाँ पर कनेक्टेड है, पर चाइना इसका पार्ट नहीं है। तो कैसे यूज कर सकते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंबर कंट्री के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मुद्दा है। और यहाँ पर ये काफी एक इंटरेस्टिंग मुझे ये भी लगा याद रखने के लिए, ये बात की जा रही है यहाँ पर लिम्का टीवी। अगर याद रखना है आप लोगों को इसके बारे में, तो एल से लाओस, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, सी से कंबोडिया, टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। ठीक है, तो एम यहाँ पर लिम्का टीवी याद रख सकते हैं मैकोंग गंगा के लिए। तो देख सकते हैं कि चाइना के साथ में भी ये रिवर कनेक्ट है, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें चाइना इसका पार्ट नहीं है, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो रिवर गंगा और मैकोंग गंगा के नाम, मैकोंग रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो इसके बारे में, ठीक है, तो ये तो एक अलग टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है, तो मिलेनियम चैलेंज जो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर, ये क्या है? ये बेसिकली यूएसए के द्वारा एक इंडिपेंडेंट बोर्ड, एक इंडिपेंडेंट तरीके से फॉरेन एड है। फॉरेन एड मतलब किसी कंट्री की हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे तरीके से पैसा दे देंगे पर लेकिन रिटर्न नहीं लेंगे। 2004 में इनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी इनको लगता है कि एक तरीके से ग्रांट प्रोवाइड कराना है उनके ग्रोथ के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए और इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये पैसा देते हैं। कुछ नहीं है, फालतू की बातें लिखी हुई यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जहां पर इनको दिखता है कि इनका दबदबा कम हो रहा है, वहां पर दबदबा दिखाना है, तो गरीब सा देश पकड़ते हैं और उसको बेसिकली पैसा देते हैं, ताकि वो जो देश है वो इनके हिसाब से चल सके। सेम काम इनके द्वारा किया गया अभी नेपाल के अंदर में, तो 500 मिलियन दिया गया। क्यों? क्योंकि चाइना का दबदबा वहां पर बढ़ रहा था, तो उसके चलते नेपाल की जो जनता है, गवर्नमेंट जो है, 2 जगह डिवाइड हो गई। कुछ तो प्रो चाइना है, कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग पैटर्न में, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है और ये न्यूज में आ गए। ठीक है, तो 27 फरवरी को जब नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर में इसको अप्रूव कराने की बात की गई, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन नेपाल के अंदर में, तो उसके चलते जो है काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी। ठीक है, तो याद रखते हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है इसी देश को दे रहे हैं तो यूएस से अपना दबदबा बनाना रखना चाहता है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ये रुपये के बेस पर सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और सेम पैटर्न अभी चाइना भी फॉलो करता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है, जिससे बहुत सारे देश जो है वो चाइना के डेट क्राइसिस में फंस गए हैं, जो मैंने आप लोग को बताया भी था। तो 29 कंट्रीज हैं आज की डेट में यहाँ पर, जो कि इसके कंट्रोल में आ चुकी हैं और लगभग 13 बिलियन ये है वहां पर खर्च कर चुके हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे, लगभग 37 कॉम्पैक्ट जो है ये अब तक अप्रूव किए जा चुके हैं।
तो नेपाल के अंदर भी अभी यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है। हालांकि अब की बात नहीं है, यहाँ पर ये नेपाल के अंदर काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था एग्रीमेंट, अभी यहाँ पर इसको अप्रूव किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर उन्हीं कहते हैं कि एक तरीके से कि पड़ोस में चाइना हो गया, तो उसके चलते चाइना को दिक्कत होगी, कल को चलकर यूएसए यहाँ पर आकर बैठ रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर इशू कई बार बन जाते हैं। और नेपाल आप लोगों को पता है इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच का काम करते हैं, तो इसी तरीके से भी याद रखिएगा। नेपाल को हमारे देश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार टच करता है, और इंटरेस्टिंग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल भी टच करते हैं। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है निकल कर पता नहीं किस किस को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो सिक्किम भी टच कर रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 जो राज्य हैं, यानी ये 5 पांडव जो हैं वो नेपाल को घेरे हुए हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कोऑपरेशन ही बता दिया मैंने, और इसी के साथ में मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली। क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, ठीक है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें यूक्रेन के बारे में भी है। यूक्रेन के अंदर लोगों को तैयार किया जा रहा है ताकि साइबर अटैक किए जा सके, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, और रशिया को कंट्रोल किया जा सके यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोला जा सकता है यहाँ पर। तो जीएस पेपर 3 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ये साइबर सिक्योरिटी या साइबर वारफेयर हो सकता है। अभी न्यूज में क्यों आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर जो स्टेट है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनका नाम है राजीव, तो उनके द्वारा भी बातें बताई गई है कि यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर अभी यहाँ पर रेगुलेशन लाई जा सकती है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आप लोगों को ऑलरेडी पता है हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके चलते कई सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में अब तक इसको पास नहीं कराया गया, क्योंकि इसके अंदर जो कमेटी थी उसने जब रिकमेंडेशन दी थी तो कई सारी ऐसी रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर गवर्नमेंट चाहती नहीं कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल लगाया जाए, ठीक है। तो इसी के चलते ये इशू देखने को मिलते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ऐसा ये क्वेश्चन बन चुका है, कई बार याद रखना। यूरोपियन यूनियन के अंदर खुद का रूल और रेगुलेशन, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर ईयू जीडीपीआर भी बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी कंट्री में लाने की बात की जा रही है ताकि चीजों को सुधारा जा सके, क्योंकि साइबर वॉरफेयर की वजह से, साइबर क्राइम की वजह से यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। इसका अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन की है, हमारी जीडीपी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ट्रिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया को नुकसान हुआ है। यानी कि यूएसए और चाइना के बाद में अगर जीडीपी को आप लोग हटा दो तो सबसे ज्यादा, एक तरीके से बोल सकते हैं सबसे एक तीसरे नंबर की कोई अर्थव्यवस्था आएगी तो उसकी जीडीपी के बराबर यहां पर नुकसान हो चुके हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है साइबर वॉरफेयर के, और कई सारी दिक्कतें यहां पर देखने को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। साइबर देखिए सिक्योरिटी के बारे में जब भी आप लोग बात करें ना, तो अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इशू देखने को मिले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जिसके चलते अलग अलग में हमारी कंट्री महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो अलग अलग रीजन में साइबर सिक्योरिटी का जब यहाँ पर मुद्दा आता है तो उसके चलते हमारे रूल और रेगुलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और इसी के साथ में अवेयरनेस भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। तो साइबर जो है वो टेररिज्म की तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि ईरान के अंदर अटैक किया गया उसकी जो बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर। इसी के साथ में सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है उसके ऊपर देखने को मिला, कतर की गैस वाली कंपनी के ऊपर, ये सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट्स में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर सब जगह यहाँ पर अटैक किए गए। यूनाइटेड स्टेट के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बोला गया साइबर पर्ल हार्बर के बारे में कि काफी सारे अटैक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह यहाँ पर कई सारे पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिशियल, बिजनेसमैन, उनके ऊपर अटैक यहाँ पर किया जाता है, और इसको पर्ल हार्बर बोला जा रहा है, साइबर पर्ल हार्बर, ठीक है। तो ये टर्म भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कल को ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या है बेसिकली आज की डेट में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कल को कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उससे कैसे निकलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाती है, जैसे कभी साइबर अटैक कर दिया और सारी चीजें ठप पड़ गई वहां पर। इवन आप लोग देखते हैं मई के महीने में यूएसए को भी नहीं छोड़ा किसी ने, ठीक है। तो मई के महीने में यूएसए के अंदर कॉलोनियल पाइपलाइन यहाँ पर अमेरिका ऑयल पाइपलाइन, तो उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया। मतलब क्या रहता है, सारी चीजें कंप्यूटर से ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और कंप्यूटर को अगर हैक कर पता चला कोई डैम है और वो डैम यानी कि बांध है, उसके जो दरवाजे हैं वो खोले और जो बंद किए जाते हैं किसकी हाथ से, कंप्यूटर की हाथ से। कंप्यूटर को हैक कर लिया और पता चला उसके डैम के दरवाजे खोल दिए, सारा पानी आ गया और तबाही आ गई देश के अंदर में। तो समझ रहे हैं उससे क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो बहुत ह्यूज लेवल पर यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, और कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि लोगों को कुछ काम तो मिला नहीं, सोचा कि चलो लोगों के मजे ले लेते हैं। तो उसके चलते ये देखने को मिला दुनिया भर के ऐसे अटैक किए गए ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोविड-19 के टाइम पर कई सारी ऐसी हरकतें देखने को मिली जिसके चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर हो गए। तो वास्तविकता में यहाँ पर समझ सकते हैं, मैंने अभी बताया 6 ट्रिलियन के बारे में, तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कैसे चीजों को लेकर अभी चलना रह गया यहाँ पर।
वरना आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इसी के बीच में मैंने आप लोगों को पेगासस वायरस के बारे में बताया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के लिए हो जाता है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर पेगासस वायरस के बारे में सारी चीजें आप लोगों को पता ही है कि ये इजराइल की कंपनी का एक सॉफ्टवेयर था जो कि हमारी कंट्री के द्वारा यूज किया गया इसको चीजों को करने के लिए, ठीक है। बाकी हमारी कंट्री में क्या कोई कानून है इससे रिलेटेड, तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा 2018 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था ताकि चीजों को सेफ रखा जा सके। तो पूछ लेंगे यहाँ पर इसके बारे में किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, ठीक है। तो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके साइबर क्राइम से रिलेटेड। कल को चलकर आप लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, वो सब चीजें। नेशनल साइबर सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2017 में आए यहाँ पर ये, ताकि जो भी इंटरनेट ट्रैफिक है, कम्युनिकेशन है, उसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको सही तरीके से टैकल किया जा सके। रियल टाइम जो थ्रेट है साइबर को कंटिन्यू उसको टैकल किया जा सके। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया 2017 में ताकि यहाँ पर इंटरनेट यूजर को एक तरीके से चीजें प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया जा सके और वायरस और मेलवेयर को साइड में किया जा सके। तो हमारी कंट्री में स्टेप सारे उठाए गए हैं। एक और मुद्दा देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C, सी मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो ये भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। इसी के साथ में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल आया यहाँ पर, ये भी लॉन्च किया गया कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा जो कि नोडल एजेंसी इसके ऊपर काम करती है। और हमारी कंट्री में दो अभी यहाँ पर मुद्दे हैं, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिए कुछ भी काम किया जाता है आज के दिन में हमारी कंट्री में IT एक्ट है, और बाकी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको अभी आगे लाया जाएगा तो चीजें सुधरती यहाँ पर नजर आ सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कल को अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप लोगों को इसको याद रखना है। कुछ शब्द हैं यहाँ पर जैसे मेलवेयर हो गया, तो एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे रैंसम कई बार फिरौती मांगता है कि तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया और बोला पैसे दो उसके बाद में छोड़ूंगा, ठीक है। ट्रोजन, ये कई सारे नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। फिशिंग क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की जाती है आप लोगों के कंप्यूटर से। डिनायल ऑफ द सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगा, अटैक हो जाता है कि शटडाउन हो जाता है, कई सारी चीजें बैक टू बैक आप लोगों की खुलनी हो जाती है, एक्सेस नहीं कर पाते कंप्यूटर को, कई बार ऐसी हरकतें आप लोगों ने देखी होगी। तो ये कई सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। तो डिटेल में ये सारी बातें इसलिए मैंने बता दी कि कल को चलकर अगर कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में रहे तो उस डाउट को आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकें। तो है ना ये इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट एक दो न्यूज यहाँ पर अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर में स्किल सिखाई जा रही है लड़कियों को ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। एनसीसी के पैटर्न पर यहाँ पर डिफेंस सर्विस आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसको बोला जा रहा है आर्म फोर्स प्रिपेयर्डरी स्कूल। तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की जा रही हैं जो कि एक अच्छी स्टार्ट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो लड़की है उडुपी के अंदर, यहाँ पर मंगलुरु के अंदर बेसिकली एरिया में, तो इनके द्वारा बोल दिया गया कि रिफ्यूज कर दिया अटेंड करने से प्रैक्टिकल एग्जाम विदाउट हिजाब, यानी कि हिजाब पहनकर ही वो जाएंगी। तो ये काफी बड़ा इश्यू अभी देश के अंदर बार बार देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में एक बार आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं और फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग उसके बेसिकली कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, फिर उसके आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कहते हैं टॉपिक को एक बार अच्छे से तैयार कर लो, फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो वही बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आज जो आप लोग का बेसिकली मैं बताना भूल गया, एथिक्स को अगर इंप्रूव आप लोगों को करना है तो यहाँ पर ये बुद्धा जी के द्वारा बात बोली गई, बी काइंड टू ऑल क्रिएचर्स, दिस इज द ट्रू रिलीजन। यानी कि ट्रू वास्तविक रिलीजन क्या है कि हर एक क्रिएचर के लिए हम लोग को काइंड रहना है, दयालु रहना है। यानी कि धर्म जो है वो आप लोगों को लड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना सिखाता है। तो ये बातें यहां पर बोली गई, ठीक है। तो ये कोटेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो आंसर सी है 1 और 3, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर नहीं आती यहाँ पर ये, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आती है, पहले होम अफेयर के अंदर में आती है। और जो अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। आज का जो सुडोकू है वो ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोग के माइंड में स्टेबिलिटी लेकर आएगा काफी अच्छे से, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो दिए गए थे उसके आंसर काफी अच्छे से यहाँ पर अश्वनी के द्वारा दिए गए। तो यहाँ पर आर्टिकल 41 जो है वो मैंने पूछा था, आर्टिकल 21 पूछा था, तो डिटेल में इनके द्वारा बताए गए। इनके तो आंसर मैंने दे दिए थे आप लोगों को। एग्रीकल्चर 7th शेड्यूल के अंदर में आता है। 2 ऑब्जर्वर है यहाँ पर, होली और इसी के साथ में पैलेस्टीन, होली सी और पैलेस्टीन। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में आती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर निकाली गई थी। तो काफी अच्छे आंसर इनके द्वारा दिए गए, स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बता दिया। और यहाँ पर जो दिशा है इनके द्वारा भी अच्छे आंसर दिए गए, तो यानी कि कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, ओके। तो आप लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आज के 5 शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है। अनरिवील्ड, बेजोड़, यानी कि एक तरीके से बेटर देन एवरीवन, जो कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं, इसका आप लोग ये हिंदी मीनिंग हो गया, इसका आप लोग इंग्लिश बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात की जा रही है रीओरिएंटिंग, यानी कि एक तरीके से पुनर्रचना करना, चीजों को फिर से चेंज करना, एक तरीके से रीडायरेक्शन करके चलना। कॉन्फेडरेशन होता है संघ तरीके से, नहीं कई बार बोला है कि कॉन्फेडरेशन की बात की जाती है, तो एक तरीका अलायंस बोल देते हैं। फिलैंथ्रोपिक यानी कि परोपकारी काम करना, जिसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, गल रहा है, सड़ रहा है, वो दूसरों की हेल्प कर दे। पिटीशन, याचिका दी जाती है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो काफी कुछ शानदार आज हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इतनी सारी चीजें हो गई कि पीडीएफ जाकर डाउनलोड करोगे तो दुनिया भर का आज मिल जाएंगे। आज आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, आज यहीं पर समाप्त करते हैं और अच्छे से अपने महीने को लेकर चलेगा पूरा प्लान के साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और तैयार रहना शाम को पूरा प्लान देखकर अपना किस तरीके की चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है। तो पूरे अच्छे से चीजों को स्टार्ट कीजिए, ठीक है।